ऑनलाईन वाले ऐकूया लागले का? स्क्रीन विजिबल झाली का बघा. बर, कल अपन इंट्रोडक्शन ली लिंक्ड लिस्ट की. मैंने आपसे कहा था प्रोग्राम मशीन पे ट्राई करके देखना एक बार. चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. सीपीपी क्रैश कोर्स लेक्चर नंबर 9. बर, तो कल जो हमने लिंक्ड लिस्ट देखी दैट वाज कंपाइल टाइम लिंक्ड लिस्ट. ओके, ठीक है. बाद में हमने रन टाइम भी क्रिएट की. रन टाइम ऑब्जेक्ट हमने देखा, रन टाइम ऑब्जेक्ट यूज करके हमने रन टाइम लिंक्ड लिस्ट भी क्रिएट की, बट सब कुछ डायरेक्ट मेन फंक्शन में किया था. ओके, हमने वहां अभी तक ओओपी वाली कॉन्सेप्ट कोई भी यूज नहीं की है. सिंपल सी लिंक्ड लिस्ट देखी है, मेमोरी देखी कि किस तरह से लिस्ट क्रिएट होगी. सो दैट is the data structure we will be creating in future when we are creating linked list. बट यहाँ पे जो है मेन फंक्शन की स्टैक फ्रेम पे, यहाँ का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदलने वाला है. ओके, अभी तो डायरेक्टली हमने पॉइंटर लेके अपने लिंक्ड लिस्ट को जो है एक्सेस कर लिया है. ठीक है, अब ये हमने कल पी एरो डेटा, पी एरो नेक्स्ट एरो डेटा और फिर एट द एंड 30 कैसे प्रिंट होगा. चलो एक बार फिर से भी बस रिवाइज कर लेते हैं. हाउ टू एक्सेस एलिमेंट्स और क्या लिखने से हमें क्या मिलेगा, बस यही हमें समझना है. अभी आपका पॉइंटर पी है यहाँ पे और ये भाई साहब इस लिस्ट को रेफर कर रहे हैं. ठीक है, लिस्ट क्लियरली विजिबल है सबको. डन. ओके, ठीक है. तो यहाँ P यूज करके हमें ये डेटा पूरा एक्सेस करना है. एक रूल मैंने आपको बताया था, राइटिंग ओनली नेम ऑफ वेरिएबल गिव्स अस कंटेंट ऑफ इट्स मेमोरी. ठीक है, ओके. देन व्हेन वी से ptr एरो x, इसका मतलब भी हमने समझा था. लेट्स अज्यूम कि ptr में स्टोर है 3000. लेट्स अज्यूम, ओके. तो ptr एरो x इज इक्वल टू 10. इसका मतलब क्या होता है? ptr यानी 3000. ओके, ओनली ptr मीन्स ptr की मेमोरी का कंटेंट, एरो मीन्स मेमोरी का x. इक्वल टू का हमने कहा था बना दो, क्या बना दोगे? 10. तो आपको देखना है 3000 वाली मेमोरी, उस मेमोरी का x. तो उस मेमोरी में डेफिनेटली x होगा. अगर उस मेमोरी में x नहीं है फिर भी आपने लिखा तो फिर कंपाइलर ही एरर देगा, आपका कोड रन नहीं हो पाएगा. ओके, अब कंपाइलर एरर दे नहीं रहा मतलब उस मेमोरी में x है. तो 3000 मेमोरी का x बना दो 10. तो वो 3000 वाला जो भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर x होगा, उसको 10 बना दो. वही अगर मैंने कहा सी आउट ptr एरो x, मतलब वही है, फिर से 3000 मेमोरी का x जो भी है प्रिंट कर दो. ओके, नाउ राइटिंग ओनली नेम ऑफ वेरिएबल गिव्स अस कंटेंट ऑफ इट्स मेमोरी. तो इस हिसाब से अब सोचो, अगर मैं लिख दूं सी आउट, अब हम अपने वाले कोड के बारे में बात करेंगे पी यूज करके. मैंने लिखा सी आउट पी, क्या मिलेगा हमें? थ्योरेटिकल आंसर नहीं चाहिए अभी, 1000 मिलेगा. राइट, इट विल गिव यू 1000. ठीक है. देन इफ आई से सी आउट पी एरो डेटा, क्या देगा? 10 देगा. ओके, बट समझना क्या है हमें, P यानी 1000, एरो यानी मेमोरी का डेटा. सो 1000 मेमोरी का डेटा आपको दे रहा है 10. सो P एरो डेटा गिव्स यू 10. ओके, सिमिलरली इफ आई से सी आउट
पी एरो नेक्स्ट, ये भाई साहब हमें क्या देंगे 2000 देंगे, बिल्कुल सही, राइट। पी यानी 1000, ये पी यानी ये, दिस इज पी, 1000 मेमोरी का नेक्स्ट, दिस इज 2000। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये होल टर्म, ओके लेट्स थिंक अबाउट पी एरो नेक्स्ट ओनली, if it gives you 2000, it means it gives you address of object at 2000, hence this whole term हमने कहा था pointer to object, करेक्ट, हमने कहा था pointer to object। अब इस हिसाब से अगर मैं कह दूं सी आउट p arrow next arrow data 20 मिलेगा, ओके। अब इसको भी समझना है हमें, पी एरो नेक्स्ट हमें क्या दे रहा है 2000 एरो डेटा, मतलब 2000 मेमोरी का डेटा, क्या है 2000 मेमोरी का डेटा, इट्स 20, करेक्ट। सो पी एरो नेक्स्ट एरो डेटा गिव्स यू 20, ठीक है, डन। सिमिलरली इफ आई से सी आउट पी एरो नेक्स्ट क्या मिलेगा हमें 3000, ठीक है। रिलेशन नहीं लगाना है, हमें हर स्टेटमेंट को समझना है। P यानी 1000, मेमोरी का नेक्स्ट 2000, मेमोरी का नेक्स्ट 3000, सो दिस होल टर्म गिव्स यू 3000, दिस होल टर्म गिव्स यू 3000, ओके। तो ये रहा पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट एट 3000, और हमें उसका डेटा चाहिए, तो फिर क्या कहेंगे एरो डेटा। उसका अगर नेक्स्ट प्रिंट किया तो फिर ये आपको देगा नल, बट नल कभी प्रिंट नहीं होता, व्हेन यू ट्राई टू प्रिंट नल एक ब्लैंक स्पेस प्रिंट हो जाती है, स्पेस प्रिंट हो जाती है, ठीक है, नल प्रिंट नहीं कर सकते। बट किस तरह से एक्सेस होगा ये बात आप समझ गए हो, डन, ओके। चलो एक और ऑपरेशन यहां करते हैं जस्ट फॉर अवर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सी, अगर मैं लिख दूं P तो हमें मिलता है 1000, बराबर। अगर मैं लिख दूं सी आउट P एरो नेक्स्ट तो हमें मिलता है 2000, ओके। नाउ यू टेल मी, ये जो 2000 है क्या ये सिंटैक्टिकली P के अंदर स्टोर हो सकता है? सिंटैक्टिकली कैसे स्टोर करेंगे दैट डजंट मैटर, वो मैं सोच लूंगा। लेकिन अगर हम चाहे तो क्या P के अंदर 2000 स्टोर हो सकता है सिंटैक्टिकली, कि भाई P का डेटा टाइप ये है, उस हिसाब से उसके अंदर मैंने 2000 स्टोर किया, इज इट पॉसिबल? डिक्लेरेशन इधर होगा P का, पॉसिबल और नॉट? इसके लिए आपको डेटा टाइप्स देखने होते हैं। पॉसिबल है, ओके। क्यों पॉसिबल है समझो, कई बार नहीं समझ आता, बट अगर नहीं समझ आ रहा इसका मतलब है आपको थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा। सी, इफ आई से int x is equal to 10, then I have two pointers, let's say int star p comma, और दूसरा पॉइंटर है int star star q, ओके। अब मैं दो स्टेटमेंट्स लिख रहा हूं, p is equal to address of x and q is equal to address of x। इन दो में से कौन सा वाला सिंटैक्टिकली करेक्ट है? फर्स्ट वाला करेक्ट है, हमें पता है, राइट, ठीक है, क्योंकि x का एड्रेस सिंगल स्टार में जाना चाहिए, ठीक है। चलो एक और बात, लेट्स से आई हैव नोड स्टार p कॉमा इंट स्टार q, ठीक है। अब मैं दो स्टेटमेंट लिख रहा हूं, p इज इक्वल टू न्यू नोड and q is equal to new node. So which statement is correct, first one or second one? फोकस कहां पे रखना होता है? नहीं, फोकस कहां पे रखना है? जब ये क्वेश्चन आएगा कि भाई सही है कि गलत है समझो, तो सबसे पहला फोकस होना चाहिए आपका
डेटा टाइप्स, क्योंकि कंपाइलर इसी के साथ काम करता है, कंपाइलर के पास दूसरा ऑप्शन है नहीं। व्हेन कंपाइलर इज वर्किंग देयर इज नो मेमोरी फॉर योर कोड, क्योंकि आपका कोड कंपाइल हो रहा है। मेमोरी कब आएगी? जब एग्जीक्यूशन शुरू होगा तब मेमोरी पिक्चर में आएगी। कंपाइल होते वक्त मेमोरी नहीं होती, तो कंपाइलर के पास एक ही ऑप्शन है, कौन? डेटा टाइप। तो वो देखेगा न्यू नोड एक एड्रेस वापस देगा जो होगा नोड स्टार टाइप का। तो इधर जो भी पॉइंटर है उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए? नोड स्टार। तो पी नोड स्टार है, ये स्टेटमेंट सही जाएगा। बट व्हाट अबाउट क्यू? क्यू इज नॉट नोड स्टार, क्यू इज इंट स्टार, और इंट वाले पॉइंटर में नोड वाले पॉइंटर का ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर नहीं हो सकता। सो दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, चलो एक और। लेट्स से वी हैव नोड स्टार पी, ओके, and we have node star star q, and I'm going to write p is equal to new node and q is equal to new node. Which one is correct, first one or second one? Both are correct, मतलब कोई फर्क नहीं है। कुछ तो फर्क है ना, इधर एक स्टार है इधर दो स्टार है, सो देयर मस्ट बी सम डिफरेंस, बट यहां स्टेटमेंट में कुछ नहीं दिख रहा। ऑनलाइन वाले तुम्हाला काय वाटतंय, विच वन इज करेक्ट, फर्स्ट वन और सेकंड वन? सेकंड वन करेक्ट नहीं है। हमें समझना क्या है, वाई इज इट रॉन्ग, ये हमें समझना है, ये सबसे जरूरी सवाल है। विच वन इज करेक्ट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, उसकी तो प्रैक्टिस हम हर रोज करेंगे, बट कौन सा वाला गलत है और क्यों गलत है, वो जो क्यों होता है वाई, वो समझना जरूरी है। तो यहां फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑब्वियसली राइट। अगर न्यू नोड है तो जो पॉइंटर है वो नोड स्टार टाइप का होना चाहिए, और आपका पी नोड स्टार का है। बट व्हाट अबाउट क्यू? क्यू का रिलेशन कुछ इस तरह से होना चाहिए, दैट इज द सिंपल वैल्यू, ओके, जो भी है इसका एड्रेस पी में जाएगा तो आपका पी सिंगल स्टार वाला बनेगा, और इस पी का एड्रेस जिस पॉइंटर में जाएगा वो डबल स्टार वाला बनेगा, यानी क्यू। तो क्यू को न्यू नोड असाइन नहीं कर सकते, न्यू नोड से सिंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, सिंपल वेरिएबल क्रिएट हो रहा है, और सिंपल वेरिएबल का एड्रेस क्यू में स्टोर नहीं होगा, क्यू दो स्टार वाला पॉइंटर है। सो दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर असाइनमेंट ऑफ क्यू इज क्यू इक्वल टू एड्रेस ऑफ पी, क्यू इक्वल टू एड्रेस ऑफ पी, दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, ये वाला स्टेटमेंट जो है ये गलत है, ये नहीं चलेगा। समझ गए हो? ठीक है, ओके। तो पॉइंटर वाली चीजें समझ रहे हो। तो अब मुझे ये बताओ, सही यहां पे हम बात कर रहे थे, लेट्स से पी हमें 1000 दे रहा है, पी एरो नेक्स्ट 2000 दे रहा है, और पी का डिक्लेरेशन है नोड स्टार पी। तो मेरा सवाल यह है, इज इट पॉसिबल कि हमारे पी में 2000 स्टोर हो? कैसे स्टोर होगा डजेंट मैटर, बट क्या पी 2000 को कंटेन कर सकता है एज ए कंटेंट ऑफ इट्स मेमोरी? 2000 को आपको सोचना यह है कि 2000 किसका एड्रेस है, जिसका भी एड्रेस है उसका एड्रेस पी में स्टोर हो सकता है कि नहीं हो सकता? देखो पी में अभी किसका एड्रेस स्टोर है? 1000। व्हाट इज 1000? दिस ऑब्जेक्ट। कौन से टाइप का ऑब्जेक्ट है ये? कौन से टाइप, डेटा टाइप क्या है इस ऑब्जेक्ट का? क्या है? नहीं रे, ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप होता है नोड। आपने इधर लिखा है ना न्यू नोड, काय झालं, न्यू नंबर का डालेगा, अच्छा नंबर चेंज करना रह गया, व्हाट इट शुड बी नोड, इट शुड बी नोड। ओके, तो जब आप न्यू नोड कह रहे हो
तब जाके ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। यानी ये जो ऑब्जेक्ट है ये नोड टाइप का ऑब्जेक्ट है, समझ रहे हो। P किसका एड्रेस स्टोर करेगा? नोड वाले ऑब्जेक्ट का। तो इसलिए P में 1000 स्टोर हो पाया। नाउ थिंक अबाउट दैट सेकंड ऑब्जेक्ट, ये वाला, ये 20 वाला ऑब्जेक्ट यहां क्रिएट हुआ इधर। ओके, क्या स्टेटमेंट है? न्यू नोड 20। सो अगेन ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ ये भी कौन से टाइप का क्रिएट हुआ? नोड टाइप का क्रिएट हुआ। फिर ये जो थर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है ये भी कौन से टाइप का होगा? नोड टाइप का है, क्योंकि तीनों के लिए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। न्यू नोड। ओके, नोड टाइप के 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए। अब आपका पॉइंटर P फर्स्ट ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर कर सकता है क्योंकि वो नोड टाइप का है। सेकंड ऑब्जेक्ट कौन से टाइप का है? नोड टाइप का है। क्या उसका एड्रेस भी P में स्टोर हो सकता है? हो सकता है, नो प्रॉब्लम। क्या थर्ड ऑब्जेक्ट भी नोड टाइप का है? यस। क्या उसका एड्रेस P में स्टोर हो सकता है? हो सकता है। ठीक है, तो अब हम एक ऑपरेशन करेंगे, यहाँ पे एक 2 स्टेटमेंट्स लिखेंगे, वो बस आपको समझने हैं। सी, मैंने लिखा सी आउट P एरो डेटा दैट विल प्रिंट 10, बराबर। ओके, नाउ टेल मी P एरो नेक्स्ट आपको क्या देगा? 2000। क्या मैं इसे वापस P को असाइन कर सकता हूं? ये 2000 दे रहा है, असाइन करोगे मतलब P में क्या स्टोर होगा? 2000। और अभी हमने देखा P में 2000 स्टोर हो सकता है क्योंकि 2000 इज एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप नोड। तो आपका जो P है दैट विल स्टोर 2000 और ये इस वाले ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा, ये वाला रेफरेंस गया। डन। अब मैंने फिर से कहा सी आउट P एरो डेटा, क्या प्रिंट होगा बताओ? 20 आएगा। ओके, स्टेटमेंट अभी सेम ही है, P एरो डेटा, लेकिन बीच में हमने P को इंक्रीमेंट करके नेक्स्ट नोड पे रख दिया। ठीक है, अब इसके बाद मैं दोबारा कहूंगा P इक्वल टू P एरो नेक्स्ट। व्हाट इज P एरो नेक्स्ट नाउ? 3000। ओके, कैन आई स्टोर 3000 इन P? यस, 3000 is address of node type object which can be stored in P because P is pointer of node star type. Okay, तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा your pointer P will store 3000 and it will refer to this object, ये वाला रेफरेंस गया। अब अगर मैं फिर से लिख दूं सी आउट P एरो डेटा, अब क्या प्रिंट होगा? 30 प्रिंट होगा। उसके बाद मैं दोबारा एक स्टेटमेंट लिखूंगा सेम, P इक्वल टू P एरो नेक्स्ट। अब बताओ P एरो नेक्स्ट क्या देगा? नल। तो P में क्या स्टोर हो जाएगा? नल। कैन वी स्टोर नल इन P? यस बेटा, P इज पॉइंटर, नल इज स्पेसिफिकली डिफाइंड फॉर पॉइंटर्स, तो P में स्टोर हो जाएगा नल इस वाली केस में। सो हियर P विल स्टोर नल, नल मतलब 0 होता है टेक्निकली। तो जब नल होगा पॉइंटर P तो ये भी गया एंड रेफर्स नो वेयर, कहीं भी रेफर नहीं करेगा, ये हो गया नल। मतलब इन शॉर्ट ये वाला रेफरेंस ही गया, दिस इज नल नाउ। ओके, नाउ टेल मी कैन आई राइट द स्टेटमेंट सी आउट P एरो डेटा, कैन आई डू दैट? यस और नो? बताओ क्या मिलेगा? चलो इवेल्युएट कर लो सी आउट P एरो डेटा को। अभी P में क्या है? नल है, P में अभी नल है, तो फिर P आपको दे रहा है नल। ओके, एरो का मतलब मेमोरी का डेटा। बताओ नल मेमोरी का डेटा मतलब कौन सा डेटा यहां रेफर करोगे? नल मेमोरी का डेटा चाहिए, तो मुझे डेटा दिखाओ बस जिसे रेफर कर पाओगे। हाँ, डू वी हैव डेटा? नो, तो ये एरर देगा, दैट इज नॉट कंपाइल टाइम एरर।
क्योंकि प्रॉब्लम किसका है, मेमोरी का है। सिंटैक्टिकली पी एरो डेटा इज करेक्ट स्टेटमेंट। प्रॉब्लम तब होगी जब रेफर करते वक्त पी में नल आएगा। सो दैट इज द रन टाइम एरर। प्रोग्राम गेट्स टर्मिनेटेड डायरेक्टली। ओके, आगे कुछ दिखेगा ही नहीं। जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा सीधे कंप्लीटेड वाला मैसेज आएगा। ओके, और यहां प्रोग्राम गेट्स टर्मिनेटेड विथ नॉन जीरो रिटर्न वैल्यू। याद रखना, गेट्स टर्मिनेटेड विथ नॉन जीरो रिटर्न वैल्यू। यूजुअली रिटर्न जीरो होता है। व्हेन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है आपका प्रोग्राम, तो प्रोग्राम से जीरो रिटर्न होता है, क्योंकि हमने इंट मेन में एंड में हमेशा हम रिटर्न जीरो लिखते हैं। तो जब रिटर्न जीरो एग्जीक्यूट होता है मेन का, इसका मतलब है सक्सेसफुली प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ। लेकिन अगर वो ऐसे एबनॉर्मली टर्मिनेट हुआ तो जीरो रिटर्न नहीं हो पाएगा, फिर कोई नॉन जीरो वैल्यू जाती है, लंबी सी वैल्यू जाती है। और डेटा स्ट्रक्चर में मैक्सिमम आप यही वाला प्रॉब्लम फेस करने वाले हो कि कोड रन हो रहा है, बीच में टर्मिनेट हुआ, आगे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। सबसे पहले क्या चेक करोगे, रिटर्न वैल्यू। प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद कंसोल पे वहां आउटपुट में रिटर्न वैल्यू दिखाई जाती है। ओके, वो अगर जीरो है, योर कोड इज रनिंग सक्सेसफुली। अगर वो नॉन जीरो है, देयर इज रन टाइम एरर, जो मोस्टली पॉइंटर में नल होने की वजह से आती है। ओके, ठीक है। तो आपको बस इसको फिर डिबग करना होता है। और डिबग करने का एक सबसे बढ़िया टूल कौन सा है, डिबग करने का मतलब क्या होता है, फाइंड द एरर। फाइंड द एरर। तो एरर ढूंढने के लिए कौन सा वाला टूल सबसे बढ़िया काम करेगा? हाँ, ये देखो आ गई रिप्लाई बच्चों के। हाँ, कौन सा वाला? प्रोग्रामर का सबसे जरूरी काम यही होता है, कौन सा? फाइंड आउट द एरर्स। कोड तो कोई भी कर लेगा, बट वो 1000 लाइन के कोड में जब ये रन टाइम एरर आती है, फाइंड दैट लाइन विच इज जनरेटिंग द एरर, ये सबसे बड़ा टास्क होता है। फिर हमें वो क्यों हो रहा है ये भी ढूंढना पड़ता है। वो ऑब्वियसली उसके पीछे वाले कोड की वजह से हो रहा होता है, तो पीछे वाले कोड में जाकर हमें उसको देखना होता है। बट हाउ विल यू फाइंड आउट कि कौन से स्टेटमेंट की वजह से ये आ रहा है? क्योंकि जब रन टाइम एरर आती है, आपका एग्जीक्यूटर आपको ये नहीं बताता कौन से लाइन पे कोड टर्मिनेट हुआ, वो बस इतना बताता है टर्मिनेटेड। तो कब टर्मिनेट हुआ, कैसे टर्मिनेट हुआ, वी डोंट नो। तो वो हमें ढूंढना पड़ता है। ओके, और वहां हमेशा सी आउट या फिर प्रिंट स्टेटमेंट, गो टू एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में जाओ, ये प्रॉब्लम होता ही है। तो प्रिंट स्टेटमेंट जो होता है, दैट गिव्स यू एन आइडिया, दैट हेल्प्स यू टू फाइंड द एरर। हमें सिंपली क्या करना होता है, सी आउट हेलो। अब जब तक हेलो एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक तो सही रन हो रहा है। फिर हम हेलो की पोजीशन चेंज करते रहेंगे अपने सीक्वेंस में। जो हेलो प्रिंट नहीं हुआ, उधर उससे पहले कहीं पे तो एरर है। फिर जो हेलो प्रिंट हुआ, जो हेलो प्रिंट नहीं हुआ, उसके बीच में जो स्टेटमेंट्स है, दैट इज अवर प्रॉब्लम। तो उसको हमें ढूंढना होता है। ओके, सो सी आउट इज गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इफ वी आर गोइंग टू लर्न डीएस इन सीपीपी। बाकी आप जिस लैंग्वेज में करोगे वहां पे आपको सी आउट हो, प्रिंट एफ हो, ओके, एसओपी हो, ये वाले स्टेटमेंट्स यूज करने होते हैं। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई। कब आएगी रन टाइम एरर? when you try to access null memory और garbage address, दोनों पॉसिबल है। अगर हमने लिखा नोड स्टार पी में कुछ नहीं है, अभी नल भी असाइन नहीं किया, मतलब पी इज गार्बेज, और आपने लिखा सी आउट पी एरो डेटा, फिर टर्मिनेट हो जाएगा, कहेगा भाई पी में जो नंबर है दैट इज नॉट एड्रेस, दैट इज गार्बेज वैल्यू, अगेन विल गेट टर्मिनेटेड। ठीक है, ओके। तो नल होगा तो भी टर्मिनेट हो जाएगा, गार्बेज होगा तो भी टर्मिनेट होगा, आपको बस वो समझना है। काय काय झालं लक्षात आलं का बघा, हे 3 स्टेटमेंट्स कळाले का? अगर आपको पी आगे लेके जाना है तो कैसे आगे बढ़ेगा? पी प्लस प्लस यूज नहीं कर सकते क्योंकि कंटिन्यूस मेमोरी नहीं है। पी प्लस प्लस तब पॉसिबल होता अगर कंटिन्यूस मेमोरी होती, यानी एरे वाली मेमोरी। अब कंटिन्यूस मेमोरी नहीं है, लिंक्ड लिस्ट डिसकंटिन्यूस मेमोरी है, कहीं भी नोड्स क्रिएट हो जाते हैं। ओके,
तो उन्हें अगर ट्रैवर्स करना रहा तो पी इंक्रीज होना, यानी हर इटरेशन में नेक्स्ट नोड को रेफर करना जरूरी है। तो नेक्स्ट नोड पे कैसे लेके जाओगे? पी इक्वल टू पी आर नेक्स्ट, जो भी पॉइंटर रहेगा, अभी अपने पॉइंटर का नाम नेक्स्ट है तो पी इक्वल टू पी आर नेक्स्ट, लिंक होता तो पी इक्वल टू पी आर लिंक, लेफ्ट राइट होता तो पी इक्वल टू पी आर लेफ्ट, पी इक्वल टू पी आर राइट, राइट, ठीक है, ओके। तो कैसे हम लिंक्ड लिस्ट को ट्रैवर्स कर सकते हैं, ये बात समझ गए हो? डन। अब एक सिंपल सा सवाल, मान लो आपका पी यहां पहुंचा, अभी आपके पी में है 2000, so your p is referring this node, can we refer to 1000 वाला node? when p is on 2000 can you go back to 1000 वाला node? कैसे बेटा? कौन सा वाला? फिर तो नीचे जाएगा ना, ऊपर क्यों जाएगा? पी आर नेक्स्ट से क्या मिलेगा? 3000 मिलेगा ना, फिर कैसे ऊपर कैसे जाएगा? जाएगा? नहीं जा सकता। ये सिंगली लिंक्ड लिस्ट का ड्रॉबैक है, वापस नहीं जा सकता, आगे ही बढ़ सकता है। ओके, तो अब इस केस में देखो, अगर आपका पॉइंटर पे आगे आया तो आप लोग इस नोड के पास वापस नहीं जा सकते, बट ये नोड अभी भी मेमोरी में है, तो हम इसे डिलीट ऑपरेटर यूज करके डिलीट भी नहीं कर सकते, क्योंकि डिलीट भी क्या कहता है भाई, जिसको डिलीट करना है उसका एड्रेस चाहिए, लेकिन इस नोड का अब हमारे पास कोई एड्रेस अवेलेबल नहीं है, तो हम इसको डिलीट भी नहीं कर सकते, ओएस रिकलेक्ट भी नहीं कर सकती, क्योंकि ओएस के हिसाब से ये मेमोरी यूज्ड बाय प्रोग्रामर है। सीपीपी का एक छोटा सा ड्रॉबैक ये भी है, जब तक प्रोग्रामर ओएस को नहीं बताता कि ये वाली मेमोरी को लेके जाओ, तब तक ओएस उस मेमोरी को हाथ नहीं लगाती, पड़ी रहेगी वो, सो दैट विल रिमेन ऑक्यूपाइड। राइट, दैट इज आवर प्रॉब्लम, क्योंकि ये मेमोरी हमारे पास लिमिटेड ही रहती है हमेशा। जब रियल टाइम एप्लीकेशंस में जाते हो, वी हैव लिमिटेड मेमोरी, और उस लिमिटेड मेमोरी में भी ये मेमोरी इस तरह से वेस्ट करना अफोर्डेबल नहीं होता, समझ रहे हो? ठीक है, तो ऐसी जो मेमोरीज होती है जिन्हें आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और ओएस के हिसाब से यूज्ड है, ऐसी मेमोरीज को कहा जाता है मेमोरी लीक। क्या कहते हैं इसको? मेमोरी लीक। यहां हमें एसएलएल का एक छोटा सा ड्रॉबैक ये पता चला, एक बार पॉइंटर आगे बढ़ा फिर वापस नहीं लेके जा सकते, तो फिर इस पे सोल्यूशन आए डीएलएल वाले, डबली लिंक्ड लिस्ट। आगे वाला भी एड्रेस स्टोर करेगा, पीछे वाला एड्रेस भी स्टोर करेगा, फिर आप आगे पीछे दोनों तरफ जा सकते हो। लेकिन इस पर और भी सॉल्यूशंस है, जैसे कि एसएलएल ही चाहिए हमें, मान लो एसएलएल ही चाहिए, तो फिर ये वाला अगर हमने प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया तो पीछे के सारे नोड्स मेमोरी लीक हो जाएंगे। इट आल्सो हैज सॉल्यूशंस, वो हम डीएस में देख लेंगे, राइट। लेकिन अभी हमने जो किया, रिवाइज किया, वो आप समझ रहे हो, क्लियर हुआ? ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं। अब क्रैश कोर्स में एक दो और चीजें हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, रिवाइज करेंगे एक बार, और तीसरा हमें देखना है स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग किस तरह से काम करता है। स्ट्रिंग इज वेरी हेवीली यूज्ड डेटा स्ट्रक्चर और डेटा टाइप इन एवरी लैंग्वेज। जब आप रियल टाइम एप्लीकेशंस में काम करने आओगे तो मैक्सिमम डेटा टाइप यूज होता है स्ट्रिंग। आपको डेटा स्टोर करना है, मान लो आपको स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है, क्या स्टोर करते हैं हम? स्टूडेंट का नेम स्टोर करते हैं, कॉलेज नेम स्टोर करते हैं, राइट, एड्रेस स्टोर करते हैं, ठीक है, लोकल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, कई सारा डेटा जो है वो स्ट्रिंग रहता है। फोन नंबर, वो भी मैक्सिमम टाइम स्ट्रिंग रहता है, समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, ओके, तो
स्ट्रिंग वाले के डेटा टाइप हमें समझना है। लेट्स गो फॉर कंस्ट्रक्टर। कल हमने आइडिया ली थी, आज भी एक बार ले लेते हैं। बेसिक सा रूल है, आप इसको स्पेशल मेंबर फंक्शन कहते हो ऑफ क्लास whose name is same as class, name is same as class। दूसरा, it does not have return type, no return type, ठीक है, ओके। तीसरा, it can have parameters, hence overloading is possible, ओवरलोडिंग इज पॉसिबल। समझ गए हो? ओके, ठीक है। अब ओवरलोडिंग पॉसिबल है, इसका मतलब ये रहा कि एक ही क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स हम डिफाइन कर सकते हैं। बस उसमें क्या डिफरेंट होना चाहिए? पैरामीटर लिस्ट अलग होनी चाहिए। ओके, डिफरेंट पैरामीटर सेट। सेम पैरामीटर सेट रहा तो रीडेफिनेशन वाली एरर आ जाएगी कि आप एक ही फंक्शन दो बार डिफाइन नहीं कर सकते। कम से कम पैरामीटर लिस्ट अलग होनी चाहिए, इवन दो द नेम्स आर सेम। नेक्स्ट वन, अदर फंक्शंस की तरह कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं होती, नो नीड टू कॉल, गेट्स कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। यस, ऑटोमेटिकली कॉल होगा ऑन ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ वन, और कुछ है जो हमें समझना है? ओके, कंस्ट्रक्टर देखो हमेशा ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे कॉल होता है, मतलब इट ऑलवेज वर्क्स फॉर ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के लिए कौन से मेंबर्स काम करते हैं? स्टैटिक के नॉन स्टैटिक? ऑब्जेक्ट के लिए नॉन स्टैटिक काम करते हैं, स्टैटिक वाले तो क्लास के लिए काम करते हैं। इसका मतलब ये रहा, देखो दोनों स्टेटमेंट समझो, ऑब्जेक्ट के लिए नॉन स्टैटिक वाले काम करते हैं और कंस्ट्रक्टर सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे कॉल होता है। सो कैन वी से कंस्ट्रक्टर कैन बी नॉन स्टैटिक ओनली, दे कैन नॉट बी स्टैटिक, राइट? ओके, क्योंकि वो सिर्फ ऑब्जेक्ट पे कॉल होते हैं, क्लास को उनके साथ कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, सो cannot be static, स्टैटिक नहीं हो सकते। ठीक है, सिर्फ नॉन स्टैटिक ही हो सकते हैं बिकॉज दे वर्क फॉर ऑब्जेक्ट ओनली, राइट? नेक्स्ट, एक्सेस स्पेसिफायर समझते हैं। कौन कौन से एक्सेस स्पेसिफायर्स है? पब्लिक है, प्राइवेट है। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक? पब्लिक वाले मेंबर्स कहां पे एक्सेसिबल होते हैं? एवरीवेयर, एवरीवेयर। ओके, मोस्टली हमें समझना क्या होता है पब्लिक प्राइवेट में? who is accessible in non-member function, बस ये हमें समझना होता है। who is accessible in non-member function। मेंबर फंक्शन में सारे एक्सेसिबल होते हैं, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, प्रोटेक्टेड हो, एवरीबडी इज एक्सेसिबल इन मेंबर फंक्शंस ऑफ इट्स ओन क्लास। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन मेंबर फंक्शंस? हाँ, जिन फंक्शंस का क्लास के साथ कोई लेना देना नहीं है, ऐसे फंक्शंस होते हैं नॉन मेंबर फंक्शंस, जिनका क्लास के साथ कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि मेन फंक्शन, कोई भी क्लास ले लो, मेन फंक्शन का किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, सो मेन इज ऑलवेज नॉन मेंबर फंक्शन। ठीक है, सिमिलरली इफ आई हैव क्लास नंबर containing member function show, okay, and I have class digit containing member function print, तो यहां show जो है वो डिजिट के लिए नॉन मेंबर फंक्शन है और प्रिंट जो है वो नंबर के लिए नॉन मेंबर फंक्शन है। ठीक है, ओके, तो बस पब्लिक प्राइवेट ये डिसाइड करते हैं कि नॉन मेंबर फंक्शन में एक्सेसिबल कौन होगा। तो रूल बहुत सिंपल सा है, पब्लिक वाले नॉन मेंबर फंक्शन में एक्सेसिबल होते हैं, प्राइवेट वाले नॉन मेंबर फंक्शन में एक्सेसिबल नहीं होते। फिर प्राइवेट वाले कहां पे एक्सेसिबल होंगे?
मेंबर फंक्शन, अपने क्लास के मेंबर फंक्शन। बहुत सिंपल सा रूल है। डिफरेंशिएट ऐसे करना है, पब्लिक प्राइवेट याद नहीं रखना है, ऐसे याद रखो कि मेंबर फंक्शन में एवरीबडी एक्सेसिबल, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड डजंट मैटर, समझ रहे हो? और नॉन मेंबर फंक्शन में सिर्फ पब्लिक वाले एक्सेसिबल है, प्राइवेट प्रोटेक्टेड होते ही नहीं है, ठीक है? सो हु इज एक्सेसिबल इन नॉन मेंबर फंक्शन, बस ये याद रखना है, बाकी बहुत आसान है, ठीक है? ओके, तो अब कंस्ट्रक्टर का भी वही हाल है। अगर कंस्ट्रक्टर पब्लिक है तो कहीं से भी कॉल हो सकता है, राइट? मेंबर फंक्शन से भी और नॉन मेंबर फंक्शन से भी। कब? अगर कंस्ट्रक्टर पब्लिक है। प्राइवेट रखा कंस्ट्रक्टर को तो कॉल हो पाएगा नॉन मेंबर फंक्शन से? ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा। और फिर रूल कहता है अगर कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो सकता तो वहां ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता, करेक्ट? तो अगर आप चाहते हो कि आपके क्लास का ऑब्जेक्ट हर जगह पे क्रिएट हो तो आपके क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या होना चाहिए? पब्लिक। और अगर आप वो रिस्ट्रिक्शंस डालना चाहते हो कि भाई हमें नहीं ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाना, फिर कंस्ट्रक्टर को क्या रखोगे? प्राइवेट। ये भी होता है, ऐसे कई सारे क्लासेस है सीपीपी में, जावा में, जिनके कंस्ट्रक्टर्स प्राइवेट रखे हुए हैं, सो दैट हम जैसे प्रोग्रामर वो इनबिल्ट क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट ना कर पाए। जैसे कि सीन सी आउट, यू नो सीन सी आउट, राइट? दे आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ, दिस इज आई स्ट्रीम वाला ऑब्जेक्ट, दिस इज ओ स्ट्रीम वाला ऑब्जेक्ट। अब हमें यह पता है कि आई स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है, ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है। सो कैन आई क्रिएट माई ओन ऑब्जेक्ट्स ऑफ आई स्ट्रीम, ओ स्ट्रीम? आई स्ट्रीम लेट्स से वेयर, कैन आई डू दैट? आई कांट, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि सीपीपी का रिस्ट्रिक्शन है। तुम ये ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करोगे, जो हमने दिए हैं वही यूज करने हैं, क्योंकि हमने उसकी प्रॉपर्टीज वैसे सेट की है कि वो आपके कंसोल पे ठीक से काम कर सके। सो यू कैनॉट चेंज दोज प्रॉपर्टीज। तो सीपीपी कहता है यू कैंट क्रिएट द ऑब्जेक्ट। फिर वो उसने रिस्ट्रिक्शन कैसे अप्लाई किया? तो उसने इन दोनों के जो कंस्ट्रक्टर्स है वो क्या कर दिए? प्राइवेट कर दिए। समझ रहे हो? ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर प्राइवेट हो सकते हैं सिंटैक्टिकली, बट अगर हम चाहते हैं कि हमारे क्लास के ऑब्जेक्ट हर क्लास में क्रिएट हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, तो हमें कंस्ट्रक्टर को क्या रखना है? पब्लिक रख देना है, ठीक है? बस इतना काफी है। कळालंय का बघा कंस्ट्रक्टर? ऑनलाईन वाले रिवाइज झालं का बघा? नवीन स्टुडंट्स कळालंय का पहा, एकदा वाचून घ्या बस, समजतंय का बघा? डन, ठीक है? ओके, नाउ लेट्स गो फॉर डिस्ट्रक्टर। बट बिफोर वी गो फॉर डिस्ट्रक्टर एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं। ओके, सी लेट्स से वी हैव क्लास नंबर, ओके, और क्लास नंबर में पब्लिक, पब्लिक में है इंट स्टार पी, ठीक है? पॉइंटर है। नाउ पॉइंटर पी इज ए डेटा मेंबर, इट हैज नथिंग टू डू विथ क्लास नोड और लिंक्ड लिस्ट, ठीक है? हमें बस कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर क्लियर करना है। अब मैं कंस्ट्रक्टर लिखने जा रहा हूं नंबर, ओके, दैट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी पैरामीटर। what are the basic purpose, what is the basic purpose of constructor? Initialize data members, करेक्ट। और फिर उसका भी एक रूल कल हमने देखा था कि मैक्सिमम कितने पैरामीटर्स लॉजिकली देने चाहिए। कितने देने चाहिए लॉजिकली? जितने डेटा मेंबर्स उतने पैरामीटर्स, क्योंकि काम ही वही होता है ना कि डेटा मेंबर को हम इनिशियलाइज कर सके, तो जितने डेटा मेंबर उतने इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है? तो लॉजिकली मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरामीटर्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डेटा मेंबर्स, ठीक है? ओके, अब नंबर वाले कंस्ट्रक्टर में मैं कहूंगा p इज इक्वल टू न्यू इंट 3, बस डन, ठीक है? और ये क्लास जो है इधर कंप्लीट कर देते हैं। अब मेन फंक्शन में नंबर वाला एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। लेट्स से वी हैव इंट मेन, और मेन में हमने कहा बार
एक स्कोप ओपन कर लेते हैं। देन आई से नंबर num1 कॉमा num2, ठीक है। और ये इनर स्कोप खत्म हुआ, फिर ये आउटर स्कोप मेन का खत्म हुआ। नाउ लेट्स थिंक अबाउट द मेमोरी। मेन फंक्शन में num1 num2 बना, तो num1 के अंदर कौन है? पॉइंटर p, बरोबर ना, एक ही पॉइंटर है। और num2 के अंदर भी कौन है? पॉइंटर p, एंड दिस इज num1, दिस इज num2। ये चलो सेपरेटर है, और ये सब चल रहा है मेन फंक्शन की स्टैक फ्रेम पे। क्लियर? ठीक है। अब जैसे ही num1 क्रिएट होगा उसका कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। ओके, कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या लिखा हमने? p इक्वल टू न्यू इंट 3। p किसका होगा? ऑब्वियसली num1 का, क्योंकि num1 के लिए कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ है। तो ये होगा p इक्वल टू न्यू इंट 3 से 3 इंटीजर वाली मेमोरी बनेगी, और उसके 0th एलिमेंट का एड्रेस यहां p में स्टोर हो जाएगा। दिस विल रेफर हियर। फिर num2 बनेगा, num2 के लिए भी 2000, इधर 2000 स्टोर होगा। दैट मेमोरी हैज बीन क्रिएटेड। अब सोचो, मान लो यहां कुछ कोड हमने लिखा, सी आउट हेलो। ओके, फिर आफ्टर दिस एग्जीक्यूशन ऑफ दिस ब्लॉक, एग्जीक्यूटर बाहर निकलेगा। बाहर निकलते ही these two objects go out of scope, बरोबर ना। ये दो डिक्लेयर कहां हुए? इस वाले स्कोप के अंदर। जैसे एग्जीक्यूटर यहां से बाहर आएगा, ये num1 num2 आउट ऑफ स्कोप गए। आउट ऑफ स्कोप गए मतलब हमारे लिए डिस्ट्रॉय हुए। हमारे लिए एक्चुअली बस वो एक्सेसिबल नहीं रहे, डिस्ट्रॉय तो वो स्टैक फ्रेम के साथ होंगे, बट हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं हुए, मतलब हमारे लिए वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। ओके, बट ये जो रन टाइम वाली मेमोरी है, क्या ये डिस्ट्रॉय हो पाएगी? नहीं होगी। दैट विल रिमेन ऑन द हीप सेक्शन। और फिर उसको हम क्या कहेंगे? हाँ, मेमोरी लीक। उसको हम कहेंगे मेमोरी लीक, करेक्ट। हम उसे एक्सेस भी नहीं कर सकते और ओएस उसको डिलीट भी नहीं कर सकती, क्योंकि हमने ओएस को बताया नहीं कि डिलीट कर दो। सो दैट इज मेमोरी लीक। अब ये मेमोरी लीक ना हो, इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला, खुद डिलीट कर दो। ओके, तो खुद डिलीट करने के लिए आपको हर ऑब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा। अब मैं यहां क्या करूंगा? पहले num1 की मेमोरी डिलीट करूंगा, सो आई विल से डिलीट सेट ऑफ एलिमेंट है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, और ये p वाला एड्रेस इधर मेंशन करना है। बट p बिलोंग्स टू num1, डायरेक्ट p नहीं लिख सकते। क्या लिखना पड़ेगा? num1.p, नॉट एंड p, num1.p। ओके, सो आई विल से num1.p। ये वाले डिफरेंसेस आपको तब क्लियर होंगे जब आप प्रोग्राम करोगे, और प्रोग्राम करते वक्त आप मेमोरी सोचोगे। उसमें आपको करना क्या होता है? हमने यहां पे तो चलो अपने हिसाब से एड्रेस दिए 1000 2000, उधर आप कोड लिखो, खुद देखो व्हाट इज द एड्रेस, फिर वो एड्रेसेस अपनी मेमोरी में यूज करो नोटबुक में। ओके, एंड देन गो फॉर द प्रोग्राम। फिर ये चीजें आराम से क्लियर हो जाएंगी। अभी क्या है, जितनी थ्योरी पढ़ोगे धीरे धीरे समझोगे, कंफ्यूजन होगा, सब कुछ होगा, बट जब मशीन पे काम करोगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इट इज सेम लाइक हाउ टू स्विम। तो अभी हम क्लासरूम में बैठ के ये समझ रहे हैं हाउ टू स्विम, बट एक्चुअली स्विमिंग कब होगा? पानी में उतरोगे तब होगा, राइट। बहुत पुराना घिसा पिटा एग्जाम्पल है, बट बढ़िया एग्जाम्पल है। अपना भी वही है, हम जब तक मशीन पे काम नहीं करते तब तक होगा नहीं। चलो ठीक है, तो मैंने लिखा डिलीट num1.p। डिलीट ऑपरेटर वाला लेक्चर भी देख लेना, उधर भी हमने ये देखा था कि भाई ये है मेमोरी नंबर 1 और ये है मेमोरी नंबर 2। ओके, तो कौन सी वाली मेमोरी डिलीट num1.p से डिलीट होगी? कौन सी वाली मेमोरी डिलीट होगी? फर्स्ट वाली कि सेकंड वाली? हाँ, फर्स्ट वाली जो मेमोरी है वो p की अपनी मेमोरी है, और वो लोकल है, वो तो स्टैक फ्रेम के साथ चली जाएगी, स्कोप के साथ चली जाएगी।
डिलीट num1 डॉट पी से द सेकंड मेमोरी रेफर्ड बाय पी विल बी डिलीटेड। ओके, ठीक है। फिर num2 के लिए मैं लिखूंगा डिलीट यस num2 डॉट पी। अब मान लो मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट है, कितनी बार लिखना पड़ेगा डिलीट वाला स्टेटमेंट? 10 बार लिखना पड़ेगा। 10 ऑब्जेक्ट के 10 स्टेटमेंट, समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है। अब उसमें मान लो अगर मैंने गलत जगह पे डिलीट कर दिया कि मुझे वो मेमोरी एक्चुअली बाद में एक्सेस करनी है, लेकिन मैंने गलती से पहले ही डिलीट कर दिया, तो बाद में एक्सेस हो पाएगी? डिलीट हुआ मतलब डेफिनेटली नहीं होगी। तो उस केस में या तो रन टाइम टर्मिनेशन होगा या फिर आपको गार्बेज वैल्यूज मिलती रहेंगी। और आप बस सोचते रहोगे भाई गार्बेज क्यों आ रहा है, सब कुछ तो किया है, बस क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने गलत जगह पे डिलीट लिख दिया। दैट इज कॉल्ड ह्यूमन एरर। और ये ह्यूमन एरर अवॉइड करने के लिए हमें सीपीपी ने क्या दिया है? डिस्ट्रक्टर। सीपीपी कहता है ये जो क्लीनअप वाले काम होते हैं ना, क्लीनअप वाले काम, वो डिस्ट्रक्टर पे छोड़ दो। क्योंकि डिस्ट्रक्टर एग्जैक्टली कब कॉल होगा? जब आपका ऑब्जेक्ट मरने वाला है। हम भी ये कर सकते हैं, लेकिन हम इधर सोच रहे हैं कि भाई चलो इसके बाद ये मर जाएगा, इसके बाद हमें इसकी जरूरत नहीं है, सो वी विल गो फॉर डिलीट। लेकिन मान लो उसके बाद कुछ कोड हमने फिर से ऐड कर दिया, दैट इज द प्रॉब्लम। फिर आपको सोचना पड़ेगा भाई डिलीट कहां पे लिखूं। सीपीपी कहता है मत सोचो कहां पे लिखना है, बस डिस्ट्रक्टर में लिख दो। डिस्ट्रक्टर तभी कॉल होगा जब ऑब्जेक्ट मरने वाला है, जब ये कंफर्म होगा कि ये भाई इसकी आखिरी इच्छा अब ये मरने वाला है। डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, उसकी आखिरी इच्छा पूरी करेगा, मतलब क्लीनअप वाला कोड, उसके बाद सीधे मौत है ऑब्जेक्ट की। समझ रहे हो कि नहीं? वंस डिस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड ऑब्जेक्ट कंपल्सरी विल बी डिस्ट्रॉयड, दूसरा ऑप्शन नहीं है। इधर आपके पास ऑप्शन है, इसके बाद मैं कोड ऐड कर सकता हूं, कर सकता हूं नहीं कर सकता? कर सकता हूं। समझ रहे हो? ठीक है, ओके। तो ऐसे ह्यूमन एरर्स अवॉइड करने के लिए सीपीपी कहता है भाई एक काम कर, डिस्ट्रक्टर लिख दे। अब वो कैसे लिखते डिस्ट्रक्टर? हाँ, टिल्ड साइन। हाँ, देन नेम इज सेम एज क्लास नेम। ठीक है, सो टिल्ड नंबर, दैट इज डिस्ट्रक्टर। अब जो डिस्ट्रक्टर है वो भी ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, मतलब वो हमेशा नॉन स्टैटिक रहेंगे। नॉन स्टैटिक है मतलब काम किसके लिए करेंगे? ऑब्जेक्ट के लिए करेंगे। इट मीन्स डिस्ट्रक्टर्स ऑल्सो हैव कॉलिंग ऑब्जेक्ट, उनके पास भी कॉलिंग ऑब्जेक्ट है। हाँ, बस हम उसको एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं करते, बट दैट डजंट मीन कि उसके पास कॉलिंग ऑब्जेक्ट नहीं है। जो ऑब्जेक्ट मरने वाला है जिसके लिए डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है वही उसका कॉलिंग ऑब्जेक्ट है। और कॉलिंग ऑब्जेक्ट का रूल हमें पता है, उसके डेटा मेंबर डायरेक्ट एक्सेसिबल। तो ऑब्जेक्ट के अंदर है अभी पी, डायरेक्ट एक्सेसिबल हो जाएगा। हम कहेंगे पी वाली मेमोरी को डिलीट कर दो। अब देखो आपको ये दो स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, आपको हर ऑब्जेक्ट के लिए डिलीट लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी ऑब्जेक्ट मरने वाला है ऑटोमेटिकली ये कॉल हो जाएगा। तो अब इन दो स्टेटमेंट्स की हमें जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड दैम, नॉट एट ऑल। समझ गए हो? ठीक है, ओके। तो क्या अवॉइड हुआ डिस्ट्रक्टर की वजह से? ह्यूमन एरर क्या है ये समझ गए ना? ठीक है, मान लो जैसे अभी मेरे पास कुछ बुक्स है सी के, अब सी के बुक्स में पढ़ता नहीं हूं क्योंकि हो गया मेरा सब, फिर मैंने उनके लिए डिलीट कॉल कर दिया, मतलब मैंने बेच दिया उनको किसी को। आफ्टर दैट आई हैव सम न्यू स्टूडेंट्स फ्रॉम फर्स्ट ईयर, वो कह रहे हैं कि सर पहले सी पढ़ना पड़ेगा, तो क्या हमें कुछ रेफरेंस मिल सकता है? ओके, कैन आई गिव देम द रेफरेंस बुक्स नाउ? नहीं, क्योंकि मैंने क्या कॉल कर दिया? डिलीट कॉल कर दिया। तो मैंने गलत जगह पे डिलीट कॉल कर दिया। समझ रहे हो कि नहीं? ऐसा प्रॉब्लम ना हो इसलिए सीपीपी कहता है गो विद डिस्ट्रक्टर्स। और ये जो मेमोरी क्लीनअप वाले काम है वो सारे डिस्ट्रक्टर को दे दो। डिस्ट्रक्टर एग्जैक्टली तभी क्लीन करेगा जब आपका ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप जाने वाला है। पहले मार्क करेगा कि इसको मारना है, फिर सारा क्लीनअप करेगा कि इसने जो कुछ भी पैसा वैसा लिया हुआ है, जो भी इसकी प्रॉपर्टी वगैरह है सब ले लेगा, फिर उसको मार देगा। बट अगर हमने किया तो फिर हो सकता है भाई कोई प्रॉपर्टी मिसिंग है, मारने के बाद पता चला अरे इधर साइन लेना भूल ही गया, फिर गड़बड़ हो जाएगी, राइट? तो सीपीपी कहता है हाँ राइट द डिस्ट्रक्टर। ओके, सो
ऑब्जेक्ट रिसोर्सेस क्लीन करने के लिए हमें डिस्ट्रक्टर की जरूरत होती है। रूल्स क्लियर हो गए? नेम इज सेम एज क्लास नेम, नो रिटर्न टाइप, नो पैरामीटर, gets called when object is about to get destroyed, not destroyed yet। बस आपको यह समझना है कि आफ्टर डिस्ट्रक्टर देर इज ओनली ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्टर के बाद कुछ नहीं हो सकता, उसके बाद सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन ही होगा। डन, ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट डिस्ट्रक्टर। क्लियर है? ठीक है, पटकन कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर वाली एक नोट लिहून टाका और साथ में ये प्रोग्राम भी मेंशन कर लो डिस्ट्रक्टर के लिए। ह्यूमन एरर वगैरह कैसे होगा बस सोचो, 2 मिनिट लिखते लिखते सोचो, गोष्टी थोड्याशा क्लिअर होऊ द्यात। काही शंका असेल तर विचारा, गार लागत असेल तर सांगा, गारठू नका। हा, गार लागत असेल तर सांगा। बऱ्याचदा तुम्हाला सवय नसते, मला सवय आहे। ऑनलाईन वाले काही शंका असेल तर विचारा।
चलो हो गया, ठीक है, ओके। सो फेमिलियर विथ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, राइट, ठीक है। अब वापस चलते हैं अपने कंपाइल टाइम वाले या फिर रन टाइम वाले लिंक्ड लिस्ट के पास, ठीक है। सी लेट्स डिफाइन क्लास नोड. ऑनलाईन वाले ऐकू येते ना रे सगळ्यांना? डेटा स्ट्रक्चर सुरू झालं बरं का आपलं कालपासून. हां हां ऑनलाईन वाले ऐकू येते का? बर, सी वी हैव लेट्स से क्लास नोड. अब हम कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर सब कुछ लिखेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्टर की थियरी आपको पता है, डिस्ट्रक्टर की भी थियरी आपको पता है, ठीक है। क्लास नोड में है हमारे पास पब्लिक, पब्लिक में रहेगा इंट डेटा, और दूसरा कौन है, नोड स्टार नेक्स्ट. किसी भी क्लास में जस्ट टू अवॉइड अननेसेसरी एरर्स डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर लिया करो, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर लिया करेंगे, ठीक है। सो वी हैव इंट डेटा नोड स्टार नेक्स्ट, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसमें रहेगा डेटा इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट इक्वल टू नल. देन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर नोड इंट x, और अब हमें चाहिए एक डिस्ट्रक्टर, ठीक है। यह डिस्ट्रक्टर में हमें किसी को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, ओके, कोई डिलीट वाला काम इधर नहीं करेंगे, बस यह एक मैसेज देंगे. डेटा डिस्ट्रॉयड, और आपका क्लास नोड यहां कंप्लीट हुआ. अगर नोड वाले ऑब्जेक्ट ने कोई रन टाइम मेमोरी ऑक्यूपाई की होती तो उसे यहां डिलीट कर देते. नोड वाला ऑब्जेक्ट कोई मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, ओके, उसकी खुद की मेमोरी है डेटा एंड नेक्स्ट, वो किसी रन टाइम मेमोरी को ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, ठीक है, वो बस लिंक हो रहा है. चलो आगे, अब मेन फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है. सो वी हैव इंट मेन. अब हम एग्जीक्यूशन एंड कोड राइटिंग दोनों साथ में शुरू रखेंगे, ठीक है. जैसे ही मेन कॉल होगा, मेन फंक्शन की स्टैक फ्रेम बनेगी. मेन की स्टैक फ्रेम बनी. मेन की स्टैक फ्रेम पे दो पॉइंटर्स क्रिएट कर लेते हैं, लेट्स से नोड स्टार पी कॉमा स्टार क्यू. जैसे ही ये दो स्टेटमेंट्स, ये दो पॉइंटर्स क्रिएट होंगे, जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पी बनेगा विथ 8 बाइट्स और क्यू बनेगा हैविंग 8 बाइट्स. पॉइंटर की साइज हमेशा 8 बाइट की रहती है, किसी भी टाइप का पॉइंटर हो, क्योंकि एड्रेस जो है वो 8 बाइट का होता है, इसलिए पॉइंटर की साइज 8 बाइट्स होती है, ठीक है. अब आगे मैंने लिखा p इज इक्वल टू न्यू नोड 10. तो सबसे पहले न्यू नोड 10 की वजह से एक ऑब्जेक्ट बनेगा हीप सेक्शन पे. देन उस ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा. जब कंस्ट्रक्टर का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है तब जा करके आपका ऑब्जेक्ट क्रिएशन पूरा होता है. समझ रहे हो, ठीक है. कब पूरा होगा ऑब्जेक्ट क्रिएशन? कंस्ट्रक्टर के कंप्लीट एग्जीक्यूशन के बाद. टिल देन ऑब्जेक्ट आपका इनवैलिड स्टेट में होता है. जैसे ही कंस्ट्रक्टर पूरा हुआ, ऑब्जेक्ट गोज इनटू वैलिड स्टेट. वैलिड स्टेट यानी एवरी डेटा मेंबर कंटेन्स प्रोग्रामर्स वैल्यू इनिशियल, नॉट गार्बेज वैल्यू, ओके. तो न्यू नोड 10 से यहां पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, और ड्यू टू कंस्ट्रक्टर डेटा में क्या स्टोर होगा? एक्स. एक्स में कौन आएगा अभी? 10. ऑब्वियसली यहां हमने पैरामीटर 10 पास किया, ये 10 इधर कंस्ट्रक्टर वाले पैरामीटर में जाता है, और फिर जिस ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहा है उसके डेटा में वो एक्स जाएगा, नेक्स्ट में
नल जाएगा। अब मान लो इसका एड्रेस है 1K, आता प्रत्येक वेळी 1000, 2000, 3000, ओके, वी विल गो विथ 1K, 2K, 3K एंड दे आर नॉट कंटिन्यूस एड्रेसेस। ठीक है, सो ये 1K जो है वो जाके P में स्टोर होगा, P कंटेन्स 1K, और ये भाई साहब इसको रेफर करेंगे। ठीक है, फिर हम दूसरा स्टेटमेंट लिखेंगे सेम फॉर Q। सो आई विल से Q इज इक्वल टू न्यू नोड 20। तो फिर एक नया नोड यहां पे क्रिएट हो जाएगा विथ वैल्यू ऑफ डेटा एज 20, दिस इज नल, और मान लो इसका एड्रेस है 2K, वो जाकर के Q में स्टोर होगा, Q विल बी रेफरिंग टू दिस नोड। ठीक है, अब इनके लिए डिस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। ठीक है, यूजुअली देखो डिस्ट्रक्टर गेट्स कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप। अब आउट ऑफ स्कोप कौन से ऑब्जेक्ट जाते हैं? जो फंक्शन की स्टैक फ्रेम पे क्रिएट हुए हैं। व्हाट अबाउट रन टाइम ऑब्जेक्ट्स? रन टाइम ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्कोप ऑटोमेटिकली नहीं जाते, हमें उन्हें मारना पड़ता है। स्टैक फ्रेम वाले ऑब्जेक्ट्स अपने आप मर जाएंगे, जब स्टैक फ्रेम डिस्ट्रॉय होगी उसके अंदर के सारे बंदे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। बट ये जो रन टाइम वाले ऑब्जेक्ट है वो किसी स्टैक फ्रेम पे है नहीं, सो दे आर नॉट गोइंग टू गेट डिस्ट्रॉयड, हमें उन्हें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। एंड हाउ डू वी डिस्ट्रॉय देम? डिलीट ऑपरेटर, नॉट डिस्ट्रॉय, डिलीट ऑपरेटर। ओके, तो कंक्लूजन बहुत सिंपल सा है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट ऑन स्टैक फ्रेम, दूसरा है ऑब्जेक्ट ऑन हीप। स्टैक फ्रेम वाला कंक्लूजन कहता है these objects automatically get destroyed with stack frame, hence a destructor for those objects gets called automatically. Okay, they go out of scope, destructor gets called. But objects on heap never go out of scope automatically, we have to destroy them using delete operator, then only destructor will get called for those objects. तो कंक्लूजन क्या है? ऑब्जेक्ट ऑन हीप यूज डिलीट ऑपरेटर टू डिस्ट्रॉय देम, देन ओनली डिस्ट्रक्टर विल गेट कॉल्ड। तो ही कौन कॉल होगा? डिस्ट्रक्टर। व्हाट अबाउट स्टैक फ्रेम वाले ऑब्जेक्ट? अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि स्टैक फ्रेम के साथ वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या फिर वो आउट ऑफ स्कोप चले जाते हैं। जैसे अभी हमने इधर देखा था ऊपर, ये एक स्कोप है, जैसे एग्जीक्यूटर बाहर आएगा num1 और num2 के लिए डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, क्योंकि num1 num2 गोइंग आउट ऑफ स्कोप, मेन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ बट num1 num2 आउट ऑफ स्कोप गए, तो उनके लिए डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। बट रन टाइम के लिए यू हैव टू कॉल डिलीट ऑपरेटर। तो अब यहां पे क्या करना है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको डिस्ट्रॉय करना है, इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए डिलीट कॉल करना पड़ेगा। और डिलीट क्या कहता है? उसको किसकी जरूरत है? जिस मेमोरी को डिस्ट्रॉय करना है उसका एड्रेस। तो ये वाले ऑब्जेक्ट का एड्रेस है 1K, हम कहां पे है? मेन की स्टैक फ्रेम पे। मेन की स्टैक फ्रेम पे 1K कैसे मिलेगा? P, करेक्ट। ओके, तो हमें लिखना है डिलीट के आगे P। अब सोचना और एक बात है, बीच में स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्यों? सिंगल वैल्यू, सिंगल एलिमेंट क्रिएट हुआ, आसान सा रूल है। अगर न्यू के साथ स्क्वायर ब्रैकेट है तो डिलीट के साथ भी चाहिए, न्यू के साथ स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है तो डिलीट के साथ भी नहीं चाहिए। बहुत सिंपल सा रूल है। ओके, सो आई विल से हियर डिलीट P। अब सोचो, अगर मैं कह रहा हूं डिलीट P, मतलब हो रहा है इंटरनली हो रहा है डिलीट 1K, तो आपका एग्जीक्यूटर 1K वाली मेमोरी को डिस्ट्रॉय करेगा। फॉर्चुनेटली कहो या अनफॉर्चुनेटली, 1K वाली मेमोरी इज द मेमोरी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप नोड।
डिस्ट्रक्टर और योर एग्जीक्यूटर नोज दैट कि भाई मैं कौन सी मेमोरी डिस्ट्रॉय करने जा रहा हूं, मैं नोड वाली मेमोरी डिस्ट्रॉय करने जा रहा हूं। एग्जीक्यूटर फिर अलर्ट हो जाएगा कि भाई इसको मारने से पहले इसके लिए डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि लिखा है प्रोग्रामर ने डिस्ट्रक्टर। तो जैसे आप कहोगे डिलीट पी, पहले इसके लिए डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, जो आपको मैसेज देगा। क्या मैसेज देगा? इधर है देखो मैसेज, 10 डिस्ट्रॉयड। डेटा किसका होगा? जो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है उसका डेटा। ओके, तो पहला इधर मैसेज आएगा 10 डिस्ट्रॉयड, इसके लिए 10 डिस्ट्रॉयड। और फिर डिस्ट्रक्टर जैसे ही कंप्लीट होगा ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट भी निकाल देना है। व्हाट शुड आई राइट? करेक्ट, आई हैव टू राइट डिलीट क्यू। इंटरनली ये होगा डिलीट 2k। तो आपका एग्जीक्यूटर 2k वाली मेमोरी को डिस्ट्रॉय करेगा, लेकिन जैसे एग्जीक्यूटर उसको डिस्ट्रॉय करने जाएगा वो देखेगा अरे 2k वाली मेमोरी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ नोड। तो अगर मैं नोड वाला ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करने जा रहा हूं देन आई हैव टू एग्जीक्यूट डिस्ट्रक्टर ऑफ नोड। ओके, तो इसके लिए भी डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करेगा। इस बार डेटा क्या प्रिंट होगा? 20। जो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है दैट बिकम्स द कॉलिंग ऑब्जेक्ट, उसका डेटा आएगा। तो ये भाई साहब प्रिंट करेंगे इधर 20 डिस्ट्रॉयड हो गया। और फिर आपका प्रोग्राम यहां कंप्लीट हुआ, राइट। अब ये वाली मेमोरी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डन। फिर एग्जीक्यूटर मेन से बाहर निकलेगा। जैसे ही मेन से बाहर निकलेगा मेन की स्टैक फ्रेम डिस्ट्रॉय होगी, साथ में पी और क्यू भी निकल जाएंगे। तो डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ऑन स्टैक फ्रेम, ऑब्जेक्ट ऑन हीप, क्लियर हो गया? ठीक है, स्टैक फ्रेम वाले ऑब्जेक्ट के लिए डिलीट कॉल करने की जरूरत नहीं है। जब स्टैक फ्रेम डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय, या फिर जब स्कोप डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय। बट व्हाट अबाउट हीप? डिस्ट्रॉय करने पड़ेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, ओके। प्रोग्राम लिख लो, बघा कळतंय का? मैक्सिमम फोकस आपका मेमोरी पे होना चाहिए। मैक्सिमम फोकस शुड बी ऑन मेमोरी।
मेमरी ड्रॉ करायचा प्रयत्न करा. जसं एक्झिक्युशन होगा वैसे मेमरी ड्रॉ करो. चित्र नाही काढायचं. हर एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके फिर मेमरी में चेंजेस करने हैं. चित्र काढायचं नाही आपल्याला. वर एक स्क्वेअर, खाली एक स्क्वेअर, राईटला 2 स्क्वेअर, वरच्यावर फुली मारली, खालच्यावर फुली मारली, संपलं. एक एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते करते मेमोरी ड्रॉ करो. एक बार एग्जीक्यूशन फ्लो क्लियर हुआ, डेटा स्ट्रक्चर बहुत आसान है. हो गया? ठीक है, समझ गए हो? पॉइंटर्स के साथ जितना हो सके फैमिलियर हो जाओ, बहुत ज़रूरी है. ऑनलाइन वाले कळालं कर बाबांनो. ठीक है. सो कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर दोनों के साथ फैमिलियर हो चुके हो. अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्ट्रिंग. स्ट्रिंग की एक छोटी सी बेसिक आइडिया ले लेते हैं. अब ये जो स्ट्रिंग टाइप वाली स्ट्रिंग है ये बहुत आसान होती है. और एक टाइप की स्ट्रिंग होती है कैरेक्टर एरे वाली स्ट्रिंग्स. ओके, ये थोड़ी डिफिकल्ट रहती है, बट इसके लिए भी आपको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे. यू मस्ट नो कैरेक्टर एरे वाली स्ट्रिंग्स काम किस तरह से करती है. ठीक है, झालं कर बाबा, पुढे लक्ष हो जाता. हमें देखना है स्ट्रिंग टाइप वाली स्ट्रिंग, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर में हमें इस पे थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर पे फोकस रखना है, ना कि इन दोनों पे. राइट, बट ये हम यूज करेंगे और इसको जरा धीरे धीरे समझेंगे. मध्ये आधे जसा वेळ मिळेल तसा कॅरेक्टर ॲरे सोबत तुम्हाला फॅमिलियर करून टाकतो, कारण दॅट इज व्हेरी इंपॉर्टंट फॉर प्लेसमेंट्स ऑल्सो. ओके, बट थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा टफ है, तो हम स्ट्रिंग के साथ चलेंगे और डेटा स्ट्रक्चर के साथ मैक्सिमम फैमिलियर होंगे. ये बीच बीच में करते रहेंगे. ओके, जब डीएस खत्म होगा तब तक आप इसके साथ भी फैमिलियर हो गए होंगे. ठीक है, तो स्ट्रिंग टाइप की स्ट्रिंग क्या कहते हैं देखो. फिर भी डिफरेंस समझने के लिए हमें दोनों चाहिए. वी हैव इंट मेन. ओके, स्ट्रिंग नाम का एक इनबिल्ट क्लास C++ आपको दे रहा है, सो दैट कैरेक्टर एरे वाली जो डिफिकल्टीज है वो डिफिकल्टीज हमें फेस ना करनी पड़े. स्ट्रिंग क्लास ने इंटरनली फिर से कैरेक्टर एरे ही यूज किया है, बट फिर वही है, अगर कैरेक्टर एरे वाली स्ट्रिंग आप ले रहे हो, यू हैव टू थिंक अबाउट /0. ओके, टर्मिनेटिंग कैरेक्टर रहता है /0. फिर अगर आपको स्ट्रिंग के साथ कुछ काम करना है, जैसे कि स्ट्रिंग को कंपेयर करना है, उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, कॉपी करनी है, ओके, तो इसके लिए आपको इनबिल्ट फंक्शंस यूज करने पड़ते हैं, जैसे कि strlen आपको पता होगा, strcpy, strcmp, और ये सब करते वक्त आपको बेस एड्रेस के बारे में भी सोचना होता है. इन शॉर्ट, यू हैव टू थिंक अबाउट पॉइंटर्स एवरी टाइम. ओके, देन यू हैव टू थिंक अबाउट द साइज ऑफ मेमोरी ऑल्सो, कि अगर मुझे स्ट्रिंग स्कैन करनी है तो भाई कितनी बड़ी स्ट्रिंग होगी. मैंने अगर str20 लिखा तो 19 कैरेक्टर की स्ट्रिंग स्कैन होगी, लेकिन अगर यूजर को उससे बड़ी देनी रही तो फिर प्रॉब्लम है. ओके, तो सीपीपी ने ये सारे प्रॉब्लम्स स्ट्रिंग वाले क्लास में सॉल्व कर दिए हैं, और वहां कई सारे ऑपरेटर्स ओवरलोड करके रखे हुए हैं, जिसकी वजह से आप स्ट्रिंग वाले वेरिएबल्स को एज ए
प्रिमिटिव डेटा टाइप वाले वेरिएबल यूज कर सकते हो। प्रिमिटिव मतलब कौन से डेटा टाइप? इंट, कैर, फ्लोट, डबल, जो पहले से है, जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में उनकी तरह काम नहीं हो सकता। मतलब अगर मैंने स्टूडेंट वाले दो ऑब्जेक्ट लिए, ओके, समझो इसको, स्टूडेंट std1, std2, I have two objects and I have int a, b। अब a और b में ये चीज पॉसिबल है, देखो, इफ a एग्जैक्टली इक्वल टू b तो हम कहेंगे इक्वल है, बट इफ यू गो विथ दिस, इमीडिएटली कंपाइलर जनरेट्स एरर कि भाई std1 std2 डेटा टाइप्स के लिए डबल इक्वल टू डिफाइन नहीं किया है। डबल इक्वल टू का जो बेसिक नेचर दिया गया है हमें, वो सिर्फ प्रिमिटिव टाइप के लिए दिया गया है, नॉट फॉर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। लेकिन अगर आपको ये इंप्लीमेंट करना है, देन यू हैव टू गो विथ द ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फिर आपको किसके साथ जाना पड़ेगा? ऑपरेटर ओवरलोडिंग के साथ जाना पड़ेगा। ऐसे एक और कॉन्सेप्ट सीपीपी आपको देता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जिसकी वजह से यूजर डिफाइंड डेटा टाइप वाले वेरिएबल्स में डबल इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। बट विदाउट ऑपरेटर ओवरलोडिंग ये पॉसिबल नहीं है, फिर कंपाइलर जनरेट्स एरर। ओके, तो ये जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, ये स्ट्रिंग क्लास में करके रखा है पहले से, जिसकी वजह से S1 और S2 आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो। Is S1 exactly equal to S2? Is S1 less than S2? Is S1 greater than S2? Is S1 less than equal to S2? Okay, these comparisons are possible in string. अगर आप कैरेक्टर एरे वाले स्ट्रिंग में जाओगे, ये वाले कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। देन यू हैव टू गो फॉर strcmp फंक्शन, फिर उसे दोनों स्ट्रिंग के बेस एड्रेस भी पास करने पड़ेंगे, फिर उसकी रिटर्न वैल्यू कैच करनी पड़ेगी, फिर रिटर्न वैल्यू को देख के डिसाइड करना पड़ेगा भाई लेस देन है कि ग्रेटर देन है। बहुत लंबा प्रोसेस है। रादर देन दिस सीपीपी कहता है भाई देखो, हम क्लास ऑब्जेक्ट भी दे रहे हैं, हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी दे रहे हैं, तो इन दोनों को यूज करके आपके एफर्ट्स हम कम कर देते हैं, और हमने ये सब कुछ यूज करके किस में रखा हुआ है? स्ट्रिंग में। तो आप बस एक काम करो, डोंट वरी अबाउट आवर ऑपरेटर ओवरलोडिंग, डोंट वरी अबाउट आवर क्लास एंड ऑब्जेक्ट, जस्ट यूज स्ट्रिंग एज इंट डेटा टाइप्स। जैसे कि ए और बी में अभी ये कंपैरिजन हो रहा है, सेम कंपैरिजन किधर करोगे? स्ट्रिंग में करोगे, S1 S2। क्लियर? ठीक है, तो ये सिंप्लिसिटी के लिए हम स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ जा रहे हैं, सो दैट हमारा मैक्सिमम फोकस डेटा स्ट्रक्चर पे रहे। वो कैसे इंप्लीमेंट हुआ है, ओके। बाकी बीच बीच में हम वो कैरेक्टर वाला भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, ओके। तो लेट्स गो फॉर स्कैनिंग टू स्ट्रिंग्स, प्रिंटिंग देयर लेंथ एंड कंपेयरिंग देम। कंपैरिजन जो होता है हमेशा याद रखना, ये अल्फाबेटिकल होता है। 4 इधर है 5 उधर है, ऐसा कंपैरिजन नहीं होता कि सर इसमें 4 अल्फाबेट है सो इट इज लेस देन 5 अल्फाबेट वाली स्ट्रिंग। नहीं, डिक्शनरी में जिस तरह से होता है अल्फाबेटिकल, आपकी इवन कॉलेज के अटेंडेंस वाली शीट में भी अल्फाबेटिकल ही होते हैं, और आपको पता है अल्फाबेटिकल क्या होता है, ठीक है। तो ये कंपैरिजन वैसे ही होता है। सो लेट्स स्कैन 2 स्ट्रिंग्स, यूजर को मैसेज देते हैं सी आउट एंटर 2 स्ट्रिंग्स। अब इधर आपको एक बात समझनी होगी, स्ट्रिंग स्कैन करने के लिए आपके पास फिर से 2 ऑप्शन रहते हैं, एक सी इन, दूसरा गेट लाइन। सी इन यूज करके स्कैन करोगे, सिंगल वर्ड वाली स्कैन होगी। मतलब अगर मैंने इनपुट दिया हेलो वर्ल्ड, बीच में एक स्पेस आती है, सी इन स्पेस के आगे स्कैन नहीं कर सकता, स्पेस पे टर्मिनेट हो जाता है। तो अगर सी इन यूज करोगे, कैन स्कैन ओनली सिंगल वर्ड स्ट्रिंग। तो हेलो वर्ल्ड में कौन स्कैन होगा? हेलो। हेलो वर्ल्ड फ्रॉम सीपीपी में कौन स्कैन होगा? हेलो। बदलता है क्या? हेलो वर्ल्ड हेलो ही स्कैन होगा क्योंकि बीच में स्पेस आ रही है। हेलो वर्ल्ड फ्रॉम सीपीपी में भी हेलो ही स्कैन होगा क्योंकि उसके बाद स्पेस है। अगला वाला सब गया, ठीक है। ये किसकी वजह से? सीन की वजह से। लेकिन अगर आपको पूरी स्ट्रिंग स्कैन करनी है अप टू एंड, कभी भी इनपुट देते वक्त देखो, जब आपका इनपुट खत्म होता है
तो आप एंड में क्या देते हो? आप इनपुट दे रहे हो, मान लो कोड रन हुआ और आगे कंसोल ओपन हुआ, कंसोल वाली विंडो। अब इधर एक मैसेज आया है, एंटर ए नंबर। तो कंसोल पे आप नंबर एंटर करते हो। मैंने यहां दिया 10। 10 देने के बाद मैंने 1 की प्रेस की, 0 प्रेस की, फिर मुझे समझ आया कि भाई मेरा इनपुट खत्म हो गया। देन विच की डू आई प्रेस? एंटर की मैं प्रेस करता हूं। और ये बहुत जरूरी बात है नोट करना। आपको पता है एंटर की प्रेस करनी होती है, बट हम इसको नोटिस नहीं करते कभी कि वाई एंटर की। क्वेश्चन मार्क देने के बाद क्यों नहीं होता, या फिर स्पेस देने के बाद क्यों नहीं होता, या फिर डॉट देने के बाद क्यों टर्मिनेट नहीं होता? हमेशा क्या चाहिए? एंटर की। ओके, तो इसके पीछे रीजन होते हैं, राइट। अब चलो रीजन को छोड़ दो, बट एंटर की प्रेस करते हैं जिसकी वजह से इधर कौन जाता है? स्लैश एन। एंटर की मतलब स्लैश एन, ठीक है। अब जब सी इन या गेट लाइन स्कैन करने आता है तो दोनों के लिए, गेट लाइन के लिए भी सीन के लिए भी, स्लैश एन इज द टर्मिनेटिंग कैरेक्टर। सीन के लिए स्पेस भी टर्मिनेटिंग कैरेक्टर है, बट गेट लाइन के लिए सिर्फ स्लैश एन टर्मिनेटिंग कैरेक्टर है। तो गेट लाइन अगर स्पेस देखेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कहेगा चलो ये भी एक कैरेक्टर है उठा लो, फिर आगे कंटिन्यू करेगा। कब तक? स्लैश एन नहीं मिलता तब तक। जब गेट लाइन को स्लैश एन दिखेगा तब गेट लाइन रुकेगा, कहेगा हाँ इधर यूजर का इनपुट खत्म हुआ। ओके, तो गेट लाइन स्लैश एन पे रुक जाएगा। मतलब सी इन को अगर मैं दूं हेलो वर्ल्ड तो वो क्या स्कैन करेगा? ओनली हेलो, क्योंकि बीच में स्पेस है। वही इनपुट अगर मैंने गेट लाइन को दिया तो गेट लाइन क्या स्कैन करेगा? हेलो वर्ल्ड, क्योंकि डी के बाद स्लैश एन आया। ठीक है बेटा, कैसे क्या लिखोगे कंसोल पे इनपुट देते वक्त? कंसोल पे है ना, एंडल हैज मीनिंग इन द प्रोग्राम, कंसोल पे नहीं। वट एवर यू राइट ऑन द कंसोल इज ए कैरेक्टर। यू प्रेस एंटर की, दैट इज स्लैश एन कैरेक्टर। अगर आपने स्लैश और एन लिखा, स्लैश इज अनदर कैरेक्टर, एन इज अनदर कैरेक्टर, तो स्लैश एन एज इट इज स्कैन हो जाएगा। ओके, तो एंडल वहां कंसोल पे नहीं लिख सकते, उसका मतलब सिर्फ प्रोग्राम में है। ठीक है, तो अब यहां गेट लाइन यूज करके स्ट्रिंग को स्कैन करते। अब ये सिंटैक्स आपको याद रखना पड़ेगा। गेट लाइन कहता है पहला पैरामीटर होना चाहिए कहां से स्कैन करोगे। दो ऑप्शन रहते हैं अपने पास, एक कंसोल से स्कैन कर सकते हो, दूसरा फाइल से भी स्कैन कर सकते हो। अभी कहां से स्कैन कर रहे हैं? कंसोल से। वो रिप्रेजेंट्स कंसोल, सी इन, करेक्ट। ओके, तो वी हैव सी इन कॉमा, और किस में स्टोर करना है? चलो S1 में स्टोर करते हैं, तो मेंशन हियर S1, बस आपका काम हो गया। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट स्लैश 0, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट साइज ऑफ द एरे, सब कुछ CPP देख लेगा। डन, ठीक है। ओके, सो गेट लाइन सी इन S1। अब चलो दूसरी स्ट्रिंग एक स्कैन कर लेते हैं, सी आउट। अच्छा, मैसेज हमने ऊपर दिया हुआ है तो डायरेक्टली वी कैन गो फॉर गेट लाइन सी इन S2। दो स्ट्रिंग्स आपकी स्कैन हो जाएगी। ओके, अब अगर मुझे प्रिंट करना रहा, व्हाट शुड आई से? सी आउट S1 S2, दोनों स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। अब मुझे इनकी लेंथ प्रिंट करनी है। लेंथ मतलब क्या? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग। तो जो स्ट्रिंग क्लास है उसके अंदर उसका खुद का फंक्शन है। यू डोंट हैव टू गो विद स्टेयर एलियन। स्टेयर एलियन वर्क्स विद कैरेक्टर एरे वाली स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जब आप यूज कर रहे हो तो स्ट्रिंग क्लास के पास खुद का मेंबर फंक्शन है, फंक्शन का नाम है लेंथ। ओके, तो हम सिंपली लिखेंगे सी आउट S1 डॉट लेंथ, नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन, देन सी आउट S2 डॉट लेंथ। फिर मुझे ये चेक करना है दोनों इक्वल है कि नहीं। कैरेक्टर एरे में होता तो स्टेयर CMP यूज करना पड़ता, लेकिन अभी ऑपरेटर्स ओवरलोड करके रखे हुए हैं, तो फिर हम क्या कहेंगे? इफ S1 एग्जैक्टली इक्वल टू, बस हो गया, सी आउट इक्वल, बस, एल्स नॉट इक्वल। वही आप लेस देन, ग्रेटर देन सब कुछ कर सकते हो।
ये वाली चीज जरूरी है, लेस देन ग्रेटर देन, जब हमें डेटा सॉर्ट करना होता है। अगर ऐसा हुआ, लिंक्ड लिस्ट में आगे क्वेश्चंस रहेंगे, क्रिएट ए लिंक्ड लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, सॉर्ट इट अकॉर्डिंग टू द नेम्स अल्फाबेटिकली, तो फिर हमें स्ट्रिंग टाइप के ऑब्जेक्ट्स स्टूडेंट वाले उस नोड के अंदर क्रिएट करने पड़ेंगे, और उसके हिसाब से हमें अपनी लिंक्ड लिस्ट सॉर्ट करनी होगी। ओके, तो सॉर्ट करते वक्त फिर कंपैरिजन होंगे, S1 लेस देन S2, S1 ग्रेटर देन S2, तो वहां पे सिंपली ऑपरेटर यूज करके हो जाएगा। लेकिन अगर कैरेक्टर एरे होगा फिर क्या करना पड़ेगा, strcmp यूज करना पड़ता है, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। रादर देन दिस वी विल गो विथ स्ट्रिंग डेटा टाइप। क्लियर हुआ? स्ट्रिंग डेटा टाइप डन। ओके, नोट कर लो प्रोग्राम। हो गया? ओके, काय काय झालं एकदा वाचून घ्या बघा, सगळ्या गोष्टी समजल्यात का? कन्स्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, लिंक्ड लिस्ट, स्ट्रिंग। ऑनलाईन वाले काही शंका असेल तर विचारा। काही शंका असेल तर विचारा। डेटा स्ट्रक्चर आपलं तसं सुरू झालेलं आहे। अब तक जितना सीपीपी देखा हमने उतना काफ़ी है डीएस में आगे बढ़ने के लिए। अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाला एक और एक्स्ट्रा लेक्चर आएगा, डायरेक्ट रिकॉर्डेड दे देंगे हम आपको, घर पे देखना है बस, पण त्याची काय आपल्याला गडबड नाहीये। तुम्हाला कधी वाटली एखादी कॉन्सेप्ट नहीं समझत है तो आप मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है? प्रॉब्लम्स आपके सारे C++ के मैं सॉल्व कर दूंगा, डोंट वरी। जितना हुआ सीपीपी उतना डीएस के लिए काफ़ी है। इंटरव्यू के लिए आपको आगे कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर थोड़ा डिटेल देखना चाहिए, क्लास एंड ऑब्जेक्ट थोड़ा डिटेल देखना चाहिए। ओके, फिर इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म वाले 2 चैप्टर्स है, बहुत ज़रूरी है। फाइल हैंडलिंग थोड़ा बहुत पता होगा, बेटर है, बट उसके बाद 2 चैप्टर्स है, एक STL है और दूसरा टेम्पलेट्स है। ये दोनों चैप्टर बहुत ज़रूरी है। ओके, हम STL को रिवाइज करेंगे डेटा स्ट्रक्चर में, बट एडवांस लेवल का जो STL है वो
ट्री और ग्राफ चैप्टर्स में होगा, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर में, क्योंकि तब तक हम एडवांस चीज़ें सीख के कुछ कर भी नहीं सकते। डीएस में ऐसा इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा है नहीं, डीएस में प्योर लॉजिकल है, और ये एसटीएल यूज़ करके जो प्रोग्राम सॉल्व करने वो सब एडीएस में थोड़ा ज़्यादा है, ट्री एंड ग्राफ में, ठीक है। बट इसमें भी हम एसटीएल को थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट करके समझेंगे कि किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। डन। तो कल से हम शायद डेटा स्ट्रक्चर शुरू कर दें फिर से एक बार। अभी हमने इंट्रोडक्शन लिया, अब इसी इंट्रोडक्शन को लेकर के आगे कंटिन्यू करेंगे और ओओपी उसमें पूरा इंप्लीमेंट कर देंगे। अब आपको क्या करना है, मैक्सिमम आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाली कॉन्सेप्ट्स अपनी क्लियर करानी है, और फिर उसके साथ न्यू ऑपरेटर एंड डिलीट ऑपरेटर, बस। सारे लेक्चर्स पब्लिक है, जब चाहो देख सकते हो, बट मैं कहूँगा कि हमारे अगले लेक्चर शुरू होने से पहले कम से कम 2-3 लेक्चर्स देख लो। सबसे ज़रूरी न्यू ऑपरेटर, और कल का जो लेक्चर था जिसमें हमने लिंक्ड लिस्ट इंट्रोड्यूस की, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। न्यू डिलीट देख लो, पैरामीटर पासिंग क्लियर करवा लो, क्योंकि बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है हमें पैरामीटर पासिंग की। ऑलमोस्ट एवरी डे वी विल बी गोइंग विथ पैरामीटर पासिंग, तो बस रूल्स आपको समजणे हैं, ठीक आहे। चला, आज थांबूया, उद्या भेटूया। ॲडमिशन्स मे बी आपल्याला मंडे किंवा ट्यूजडेला घ्यावी लागतील, त्या हिशोबानं आपण तयारीत राहा। हां, चला ठीक आहे, थांबू, उद्या भेटू 6 वाजता।